जय राधा माधव मित्रों, देखिए 2 चरणों का मतदान जो है हो चुका है, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। भाजपा का जो सूरत से खाता है वो भी खुल चुका है। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई खर्चा नहीं लगता है। वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों और व्यवहारियों के साथ जो है शेयर कीजिएगा। आज 3 बातों पे बात करते हैं। एक तो मोदी का इतना आक्रामक होना, उसका रीजन क्या है, विपक्ष। दूसरा, मुस्लिम वोटरों का रुझान अंततः है किधर, क्योंकि 2 चरणों का चुनाव हो गया, अब स्पष्ट दिखने लगा है। और तीसरी चीज, मोदी की जो है बैटिंग कैसी है। आइए पहले बात करते हैं कि 2 चरणों के चुनाव में पहले चरण में 102 सीटों पर हुए, दूसरे में 88 सीटों पर हुए। पहले चरण का मतदान जो है वो सुस्त रहा, बहुत ज़्यादा सुस्त रहा, और मोदी वो भाषा बोलते रहे जो वो हमेशा बोलते रहे हैं 2014 से लेके 2019 तक। लेकिन विपक्ष ने कुछ ऐसा किया, विपक्ष ने कुछ ऐसा मौका दिया कि उन्होंने जो बात खुलकर बोली, जो 2014 में मोदी को चुनकर लाए थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, चुनकर कौन लाया था मोदी को, इस पर भी ध्यान देने की चीज है। जो तब साथ नहीं थे वो अब भी साथ नहीं है, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। उसमें भाई देखिए, गांधी परिवार बहुत सक्षम है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका बडेरा हो, फिर चाहे खड़गे जी हो, उसके बाद एक इनके और आते हैं सैम पित्रोदा, जो वो क्या था, सैम पित्रोदा आते हैं। राहुल गांधी ने प्रारंभ जो किया वो जाति जनगणना से। जाति जनगणना करेंगे, एक्सरे करेंगे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, फिर आर्थिक आधार पर देखेंगे, और जिनके पास ज़्यादा संपत्ति होगी उनसे लेकर के स्पेशली एक मजहब विशेष को दे देंगे। यानी अगर आपके पास मान लीजिए 2 मकान हैं तो 1 मकान सरकार आपसे ले लेगी, 1 आपके पास छोड़ देगी, और वो 1 मकान उठा करके मजहबी लोगों को पहुंचा देगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। स्पष्ट रूप से ये उनका कहना था। प्रियंका गांधी ने बिल्कुल उसी चीज को वेरीफाई किया कि हाँ, मेरा भाई कह रहा है, ऐसा सही है, एक्सरे होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। यानी राहुल गांधी जो है अपने आप को रॉबिन हुड समझ रहे थे। ये सब कुछ ठीक था, चलता रहता, लेकिन ये जो जिसके बाल और दाढ़ी मूंछ का जो फ्रेंच कट का कलर है वो टोटल डिफरेंट है। पता नहीं कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर थोड़ा सा इधर उधर भी लगा ले तो और अच्छा लगेगा। सैम पित्रोदा, उसने आके जो इनहेरिटेंस की थ्योरी थोपी। उसने कहा कि इनहेरिटेंस में अमेरिका में ऐसा है कि अगर कोई मर जाता है तो उसके बच्चों को 45% मिलता है, 55% सरकार ले लेती है। मान लीजिए अगर आपके पास मात्र 500 स्क्वायर फुट का घर है तो सरकार कितना ले लेगी और कितना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए छोड़ देगी। थोड़ा बड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर 500 या 600 स्क्वायर फुट का है, उसमें 55% अगर सरकार ले लेती है तो आपके पास बचेगा क्या। 2 कारें हैं, 1 कार भी सरकार की, और फिर जब 55% का होगा मामला तो 1 कार गई भी तो दूसरी कार का 1 पहिया भी निकालेंगे। नाना प्रकार से ये बहुत ही खतरनाक सोच है। ऐसा नहीं है कि जाति जनगणना नहीं होती है। जब सेंसस होता है, जनगणना की जाती है, तो वहां पर बाकायदा जाति धर्म सब कुछ लिखा जाता है, इवन सब कास्ट तक लिखी जाती है। लेकिन कुछ चीजें बाहर आती हैं और कुछ चीजें बाहर नहीं लाई जाती हैं, उनका भी एक प्रभाव पड़ता है समाज में। ये बहुत ही विषैली सोच है जिसको विपक्ष उठा रहा है।
और विपक्ष अगर इसी तरीके से सोच रहा है तो फिर अगर मोदी जी कुछ खुल के बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं। देखिए मित्रों, दूसरा जो पॉइंट है मुस्लिम मतदाता। मुस्लिम मतदाता मोदी जी 2014 से लेके 2019 तक सबका साथ सबका विकास, फिर आया सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, फिर आया सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, यानी मतलब हर तरीके से उन्होंने सहेजने की कोशिश की। पसबंदा वाला कांड तो आपने देखा ही देखा कितना लंबा चला इस चीज को लेकर के। अंततः उनको भी शायद ये बात समझ में आ गई कि ये एक वर्ग विशेष जो ये मजहब है ये उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा पूरी तरीके से किसी भी कीमत पर। और ये भाई इनके तो वीडियो खुल के चल रहे हैं, चाहे वो एक्स पर हो चाहे वो यूट्यूब पर हो, कि बच्चे अल्लाह की देन है और गरीबी मोदी की देन है, बेरोजगारी मोदी की देन है। बच्चे हमारे 7 हैं या 10 हैं लेकिन राशन हमें 5 किलो मिलता है। अरे 5 किलो मिलता है राशन यार, तो 1 पर मिलता है ना, बच्चे भी तुम्हारे 10 हैं। अब यहां तक छोड़ दीजिए, इनके जो टीनेजर्स हैं उनसे जब बात होती है तो वो भी दिखता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। वो घर की चर्चा के बारे में कहते हैं कि घर में चर्चा ही यही होती है कि मोदी को गोली मारो। आप किसी हिंदू से विपक्ष के किसी नेता का नाम लीजिए तो विपक्ष हिंदू सनातनी जो है वो किसी भी विपक्ष के नेता का इतना बुरा, मतलब तो अंतिम बुराई हो गई ना किसी भी व्यक्ति के लिए, उसकी मृत्यु, इस तक तो कोई भी नहीं जाएगा। कम से कम जहां तक मैं सोचता हूं कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा। मैं राहुल गांधी, प्रियंका, चाहे विपक्ष का जो भी हो, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, कोई भी लीडर हो, मैं उसकी मृत्यु की कामना नहीं कर सकता ना। ये रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, एक पक्ष और एक विपक्ष, एक सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों का होना आवश्यक है राजनीति में, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में। राहुल गांधी ने तो यार यहां तक कहा है कि सारे अगर पॉइंट ले लें इसी वीडियो में तो हमको लगता है ये घंटे भर का वीडियो हो जाएगा, इसलिए सारे पॉइंट ना लेकर के कुछ कुछ ही पॉइंट मैंने लिए। मुस्लिम मतदाता की जो बात कर रहे थे, ये क्या क्या लाभ नहीं ले रहे हैं। शिक्षा का ये लाभ ले रहे हैं, स्वास्थ्य का ये लाभ ले रहे हैं, उज्ज्वला का ये लाभ ले रहे हैं, ठीक है, किसान सम्मान निधि का ये लाभ ले रहे हैं, मनरेगा हो गया, मुफ्त राशन हो गया, पक्का मकान हो गया, शौचालय हो गया, क्या कहते हैं, खाद बीज की सब्सिडी हो गई, नल जल हो गया, बिजली हो गई, बल्ब हो गया, सब कुछ मोदी से लेंगे लेकिन वोट कांग्रेस को, साइकिल को, फलाने को, ढिमकाने को ही देंगे। ये उनका एजेंडा फिक्स है। उनको आप कुछ भी कर दीजिए उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये समुदाय विशेष जो है वास्तविकता में बहुत ही नाशुक्रा कह सकते हैं इसे हम। ये कृतज्ञ है, ये नहीं मानते हैं, इनको जो कुछ मिलता है वो किसी और के कारण मिलता है, और इनका जो कुछ नुकसान होता है वो सब मोदी करता है। इनकी बकरी की टांग टूट जाए अगर तो भी वो मोदी ने किया है। अब तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, मोदी की बैटिंग। भाई आपने 2014 से लेकर के 2019 और 2019 से लेकर 2024 ये तीसरा इलेक्शन है। मोदी 3.0 वर्जन अब दिखा। सत्य यह है कि जो लोग मोदी को 2014 में लेके आए थे वो 24 तक इंतजार में थे कि यार ये कुछ बोलेंगे हमारे लिए। पहली बार 10 वर्षों में उन्होंने चुप्पी तोड़ी। मोदी ने इन्हीं के मैनिफेस्टो को उठाकर इन पर वार किया। पहले चरण के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि मोदी टुक 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 करके बैटिंग कर रहे हैं और सही भी तरीके से सब चल रहा था।
लेकिन इतना सुस्त मतदान, इतना बड़ा पर्व, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसके अंदर 7 चरण में होने वाला चुनाव और उसका पहला चरण इतना सुस्त गया और विपक्ष ने वो मौका दिया नरेंद्र मोदी को कि वो फ्रंट फुट पर आकर के खेलना प्रारंभ किया और जो शुरुआत की है धुनाई की, वो छक्के मार भी रहे हैं और इनके छूट भी रहे हैं छक्के। और वो ये आप देखिएगा अगले 5 चरणों में और पीक पर पहुंचेगा। ये घमासान अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्टतया यह बात कह दी, क्योंकि उन्होंने जिस चीज का, भाई इन लोगों ने भी कोई कमी नहीं रखी विपक्ष ने, चाहे अब इनके नाम लेते लेते यार थक जाएंगे, आधा वीडियो इनके विपक्षियों के, नीच मोदी को, मौत का सौदागर, खूनी हत्यारा, क्या नहीं बोला। चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, चाहे तो आकर के हमारे ऑफिस में चाय बेच सकता है, दे सकता है। मोदी वो व्यक्ति है जिसको तुम पत्थर मारते हो, ईंट मारते हो, तो वो अपने आप को सेव करके उन पत्थरों को, ईंटों को, गालियों को इकट्ठा करता है और उन्हीं पत्थरों और ईंटों से एक दीवार खड़ी करता है जिससे आपके और उसके बीच में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी। वो दीवार खड़ी कर देगा, तुम अब दीवार में पत्थर मारते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। वो घबराता नहीं है, वो रोज गालियां खाने का मतलब आदी हो चुका है और फिर भी वो पूरा काम करता रहता है बंदा। और ये बहुत सकारात्मक विषय भी है, सकारात्मक चीज भी हुई है कि मोदी को खुल के बोलना पड़ा मनमोहन सिंह के उस बयान पर, जब उन्होंने कहा कि इस देश की जो रिसोर्सेज हैं उस पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। देखिए बोलने वाला कौन है, एक सिख संप्रदाय से आता है मनमोहन सिंह, वो भी अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यकों में भी उसने जब ये जोड़ दिया कि अल्पसंख्यकों में विशेषकर मुसलमान, उनका यहाँ के रिसोर्सेज पर पूरा अधिकार है, तब मोदी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। और जो इनकी एक्सरे और ये रॉबिन हुड वाली जो स्टाइल चल रही है राहुल गांधी की, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो इस पर आगे बात करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि मोदी ने दूसरे चरण के आते आते या दूसरे चरण समाप्त होते होते पूरा रुख ही बदल दिया। ये सच है, मैं ये नहीं कहता हूं कि 400 पार जाएंगे या 425 जाएंगे, नहीं, लेकिन मेरे अनुमान से कि 325 से लेकर 355 के बीच में तो इनकी सीटें अवश्य आएंगी। यहां पर रुकना नहीं है। मिडिल वर्ग से भी मैं प्रार्थना करता हूं, और जो अभिजात हैं, जो एसी में रह करके सोचते हैं कि अरे मोदी तो इस बार 400 पार है ही, मुझे क्या करना वोट देकर, नहीं, अगर आप वोट देने योग्य हो चुके हैं तो आपसे भी, आप प्रथम वोटर अगर है तो आपसे भी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। और जो लोग एसी में बैठे हुए हैं, जिन्हें धूप और गर्मी की ज़्यादा चिंता है, उनके लिए विशेष, भाई आप प्रातःकाल में डाली आइए, इवनिंग में जाके डाली आइए, लेकिन वोट मतदान अवश्य कीजिए, वरना बाद में ये मत कहिएगा कि मेरे मन की सरकार नहीं आई। अगर आपको अपने मन की सरकार चाहिए तो मतदान केंद्र तक अवश्य जाइए, वोट कीजिए, वोट दीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी जोड़िए, ले जाइए साथ में, ताकि उनका भी वोट पड़ सके। मिलते हैं आपसे इसी के अगले चरण में, इसी वीडियो के। तब तक के लिए जय श्री राम।